हेलो एंड वेलकम बैक। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके बीच में पुनीत। डिस्टेंस गुरु के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से एक बार फिर से रीजनिंग का बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला। और अंग्रेजी वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे वो कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे टीचर्स का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अगर रीजनिंग पूछेगा तो रीजनिंग में अंग्रेज़ी वर्णमाला आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो साथियों, स्टार्ट कर देते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का टॉपिक। इसका पहला वीडियो है, पार्ट फर्स्ट है, तो बने रहिए। इसके लगभग 2 से 3 पार्ट आएंगे और उन 2-3 पार्ट में, या तो 2 पार्ट या फिर 3 पार्ट, उन 3 पार्ट्स में आपकी अंग्रेजी वर्णमाला पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से देखिए, सबसे पहले क्या है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला जब बच्चा पढ़ना सीखता है ना, तब भी अंग्रेजी वर्णमाला सिखाई जाती है उसको। और जब बच्चा रीजनिंग पढ़ता है तो रीजनिंग में भी उसको अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ाई जाती है। कैसा संजोग है, जब सीखते हैं पढ़ना तब भी आपको अंग्रेजी सिखाया जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला। और नौकरी के लिए जब तैयारी कर रहे हो तब भी अंग्रेजी ही सिखाई जा रही है, यानी फिर से बच्चा बनाया जा रहा है। लेकिन ठीक यहाँ की अंग्रेजी वर्णमाला कुछ दूसरे तरीके से चलेगी। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्या है। सबसे पहले आपको आपका बचपन याद दिलाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आपने पढ़ा था कि अंग्रेजी में वर्णमाला में ABCDEFG ऐसे करके जेड तक लेटर्स होते हैं। और जेड तक जो लेटर्स होते हैं, अगर उनकी संख्या गिनी जाए तो ये कितने होते हैं? टोटल के टोटल 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? ये 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। और जब आप ABCD लिखते हैं तो आप इस तरीके से लिखते हैं, जैसे A से लिखेंगे BC और DEFGXYZ। तो जैसे ये आप है, समझना, ये आप ऐसे खड़े हुए हैं और मैं इस तरीके से आपके हाथों की बात कर रहा हूँ। आपका मुंह है इस दिशा में, आपका मुंह इस दिशा में है, ठीक है। इधर देख रहे हैं आप सामने की तरफ। जैसे आप अभी बैठे हुए ना हो, बैठे बैठे मोबाइल को देख रहे हो ना, वैसे देख रहे हो। कुल मिला के बात ये, तो आपका एक ये वाला हाथ और एक ये वाला हाथ। तो ये जो हाथ होता है ये होता है सीधा हाथ, ठीक है। और ये वाला हाथ होता है अपना उल्टा हाथ। तो सीधे हाथ को बोलते हैं राइट और उल्टे हाथ को बोलते हैं हम लोग लेफ्ट। और इसको रीजनिंग की भाषा में बोले तो सीधा जो राइट होता है उसको बोलते हैं दायां, और जो लेफ्ट होता है उसको बोलते हैं बायां। तो बात समझ में आ गई है ना। तो जब आप अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हो तो मैं पूछूं किधर से किधर लिखते हो, तो आप ऐसे लिखते हो ABC और ऐसे करते करते XYZ। तो आप कैसे लिख रहे हो? आप कहोगे सर मैं लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूँ, उल्टे से सीधे की तरफ लिख रहा हूँ, बाएं से दाएं की तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बाएं से दाएं की तरफ चलते हो। जब आप हिंदी में कोई चीज़ लिखते हो, जैसे मैं सफल जरूर होऊंगा, तो आपने कैसे लिखा? लेफ्ट टू राइट ही लिखा, बाएं से दायां लिखा। अंग्रेजी में कोई चीज़ लिखते हो तो भी लेफ्ट टू राइट लिखते हो, या ठीक है। और मैथ्स में कुछ भी सवाल करते हो तो भी लेफ्ट से राइट ही करते हो। तो इस तरीके से ये हम कोई भी चीज़ लिखते हैं लेफ्ट टू राइट ही लिखते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर मैं वापस आ जाता हूँ। मैंने बायां दायां सिखाया आपको, बायां दायां सिखा दिया। बायां दायां सीखने के बाद वापस आ जाइए। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का शुरुआती अक्षर कौन सा होता है? पहला अक्षर A होता है। अंग्रेजी वर्णमाला का अंतिम अक्षर कौन सा है? अंतिम अक्षर Z है। तो जब अंग्रेजी वर्णमाला लिखी जाती है तो ये जो पूरी अंग्रेजी वर्णमाला है, इस अंग्रेजी वर्णमाला का ये वाला सिरा कौन सा, जहाँ पर A लिखा गया है फिलहाल, ठीक है ना, ये वाला सिरा, ये सिरा क्या कहलाएगा? बायां सिरा, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो सिरा है, अंतिम सिरा, ये क्या कहलाएगा? अंग्रेजी वर्णमाला का दायां सिरा कहलाएगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला का ये वाला पोर्शन बायां सिरा कहलाएगा और ये वाला पोर्शन दायां सिरा कहलाएगा। जब आप अंग्रेजी वर्णमाला को लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो? लेफ्ट टू राइट लिखते हो, लेफ्ट टू राइट चलते हो, इस तरीके से चलते हो। तो बात समझ में आ गई। तो क्या समझ में आया भैया? अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला में जब हम लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है,
लेफ्ट वाले पार्ट पर बाएं बाएं साइड पर कौन कौन रहता है अंग्रेजी वर्णमाला में? ए, यानी वो तो हो गया बायां सिरा। और राइट वाले पार्ट पर कौन बैठा हुआ होता है? जेड, वो कौन सा हो गया? दायां वाला सिरा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। ये यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में अधिकतर कंसेप्ट ही कंसेप्ट चलेंगे और आज आपको कंसेप्ट ही कंसेप्ट सीखने हैं। अब बढ़ते हैं आगे। मैंने क्या बोला? अंग्रेजी वर्णमाला के, अगर आपसे कोई कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से चलो, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से चलिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से चलने का मतलब क्या समझोगे? बाएं से किधर जाओगे? देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का बायां पार्ट तो इधर वाला है ना, इसी पार्ट को बायां पार्ट बोलोगे, ये बायां पार्ट। अब आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में बायां पार्ट पे ए होता है, ए के बाद में बी, सी और ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुँचते हैं? एक्स, वाई और जेड तक पहुँचते हैं। अब हमसे कहा अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से चलो। अब बायां तो इधर है, अब मेरे को बताओ इस ए के इधर कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, सब कुछ इधर ही है, ए बी सी डी ई इस ए के। तो जब अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं सिरे से चलेंगे तो हम लोग इस दिशा में जाएंगे, और ये दिशा कौन सी है? लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो ये बात दिमाग में बिठा लो कि अंग्रेजी वर्णमाला के जब बाएं से चलते हैं तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ठीक है, अब बहुत से लोग क्या बोलते हैं इसको कि अंग्रेजी वर्णमाला के जब बाएं से चलना होता है तो ए से चलना होता है। ठीक है, और अभी आपको नज़र भी यही आ रहा होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के जब बाएं से चलते हैं तो ए से चलते हैं। नज़र आ रहा है ना आप लोगों को? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में अभी कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया। मैं अलग से चीज़ क्यों बता रहा हूँ? मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ ये लेफ़्ट टू राइट वाला कंसेप्ट, क्योंकि क्या होता है बहुत सी बार अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख देता है। अब अंग्रेजी वर्णमाला को अगर उल्टे क्रम में लिख दिया इसने, जैसे ऐसे लिख दिया जेड वाई एक्स, ऐसे करते करते, और ये सी बी और ए, ऐसे उल्टे क्रम में लिख दिया। अब आपसे पूछा, आपसे कहा अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से चलो, तो भैया अंग्रेजी वर्णमाला का बायां सिरा तो अभी भी यही रहेगा, अभी भी जेड ही रहेगा ना, मतलब यहाँ पे रहेगा जेड, क्या सॉरी जेड नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला का बायां सिरा तो अभी भी यही रहेगा। और जब बायां सिरा ये रहेगा तो जो लोग ये कहते हैं कि जब अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से चलते हैं तो ए से चलते हैं, तो मेरे को बताइए इस वाले केस में तो आप जेड से चल रहे हो। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, ये ए से चलना और जेड से चलने वाला कंसेप्ट भूल जाओ। आप तो ये ध्यान रखो कि जब अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से चलते हैं तो लेफ़्ट टू राइट चला जाता है। क्लियर है बात? समझ गए? इस चीज़ को समझ लो बस, इतना सा। क्या है, कहाँ यूज होगा, इस चीज़ को दिमाग में मत लो। आपको तो ये बात समझ में आई कि नहीं, इतनी बात करो बस, समझ में आ गई ना? अब इस दूसरा कंसेप्ट को देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से। अब दाएं से दायां पार्ट ये वाला है। अब हमें पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाए तो दाएं सिरे पर कौन होगा? जेड होगा। और अगर अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं सिरे पर कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो यहाँ जेड भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से चलने का मतलब जेड से चलना होता है, नहीं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर ए भी हो सकता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से चलने का मतलब क्या पढ़ेंगे? तो फिर हम पढ़ेंगे ये वाला कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से चलने का मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं सिरे पर खड़े हो और दाएं सिरे पर यानी राइट पार्ट पर खड़े हो और आप चल रहे हो राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, यानी इस तरीके से जाओगे आप राइट टू लेफ्ट। तो ये कंसेप्ट आपको सीखना है। सीख गए? अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से चलने का मतलब क्या होता है? अपने उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाना। और अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से बाएं चलने का मतलब क्या होता है? दाएं से चलने का मतलब क्या होता है? अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ जाना, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जाना, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाना होता है। ओके, ये कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, चलिए मैं आगे बात करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर लिखा है, इस कंसेप्ट को समझना कि अंग्रेजी वर्णमाला का, ये अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से कोई भी अक्षर निकालना है। देखिए बाएं से कोई भी अक्षर निकालना है अंग्रेजी वर्णमाला का, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे पर फिलहाल कौन है? जब अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ भी परिवर्तन नहीं करें तो बाएं सिरे पर ये बायां सिरा इसी तरीके से है, ए बी सी डैश 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 करते करते पूरा एक्स वाई जेड। बायां सिरा ये बायां सिरा होता है और ये वाला सिरा ये दायां सिरा होता है। मैं इसको लेफ्ट और राइट से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को कहाँ से चलने की बोला है? अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से।
तो बाएं से चलने की बोला मतलब ए से काउंट करना है, बाएं से यानी ए से मतलब ए भी काउंट होगा। बाएं से पांचवा पूछा है तो देखिए बाएं से पांचवा कौन सा है, ए बी सी, तीसरा चौथा पांचवा ए बी सी डी ई, तो बाएं से पांचवा कौन सा है, ई है। समझ गए। ये अभी हम लोग क्या किससे पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से अक्षर निकालना और डायरेक्ट ए बी सी डी लिख के। अभी हमें ए बी सी डी लिखने की ज़रूरत पड़ रही है। देखो अगर मैंने बोला बाएं से आठवां, तो बाएं से आठवां यानी आप ए से गिनोगे, तो ए से कैसे गिनोगे, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्या 8 हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। तो बाएं से आठवां क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। इस बार भी एबीसीडी लिखनी पड़ी। और बाएं से अगर मान लीजिए 15वां पूछा तो हम ए से 15 स्थान जाएंगे। तो ए से जब आप 15 स्थान बढ़ोगे ए बी सी डी ई एफ जी करते करते तो आप पहुंचोगे ओ पे, ओ हो जाएगा आपका 15वां। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाएं से कोई सा भी अक्षर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या एक बात की है। समस्या देखो क्या है कि आपको ए बी सी डी लिखनी पड़ रही है या फिर ए बी सी डी बोलनी पड़ रही है। आपको डायरेक्ट नहीं पता कि बाएं से 15वां कौन सा होगा, बाएं से 8वां कौन सा होगा, बाएं से 5वां कौन सा होगा। क्या ये चीज़ आपको डायरेक्ट पता लग रही है? आप कहेंगे सर डायरेक्ट तो पता नहीं लग रही, हमें अभी भी ए बी सी डी लिख कर ही सोल्व करना पड़ रहा है या फिर ए बी सी डी बोल करके सोल्व करना पड़ रहा है। जैसे मैंने बाएं से 15वां बोला तो आप 15 बार ए बी सी डी बोलोगे, कैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, फिर आप काउंट करोगे कि हाँ 15 हो गए, 15 पे कौन मिला, ओ मिला। इस प्रकार से आप लिखेंगे ओ। लेकिन ये तरीका टाइम वेस्ट करने वाला तरीका है। तो फिर किसी दूसरे विकल्प पर आते हैं। तो देखिए दूसरा विकल्प क्या है। मैंने अंग्रेजी वर्णमाला को ये पूरा लिख दिया है। ठीक है, ये अंग्रेजी वर्णमाला को मैंने पूरा लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा लिखने के पीछे भी लॉजिक है, लेकिन वो लॉजिक अभी आपको यहाँ नहीं समझाएंगे। यहाँ क्यों नहीं समझाएंगे, यहाँ समझाने का ना कोई उसका औचित्य नहीं है, क्योंकि वो जो कंसेप्ट है ना अपोजिट लेटर वाला, वो कोडिंग डिकोडिंग में यूज होता है। यहाँ उसका कोई यूज नहीं है, इसलिए अपोजिट लेटर वाला कंसेप्ट मैं आपको यहाँ नहीं समझाऊंगा। ये अपोजिट लेटर जमाने के लिए मैंने इसको ऐसा जमाया है। आप तो एक चीज़ समझ लीजिए, पहले 13 इधर लिख दिए इस तरीके से और अंतिम 13 मैंने इस तरीके से लिख दिया। आपको इस पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप तो सीख लीजिए ए बी सी डी लिखी हुई है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए ए बी सी डी में आपको अगर मैं बोलूँ बाएं से पाँचवा बताओ, तो आप क्या कहेंगे कि बाएं से पाँचवा का मतलब ए से पाँचवा ही पूछा है, तो ए से पाँचवा आपको ए बी सी डी बोलनी आती है, आप क्या बोलेंगे ए बी सी डी ई, तो ई पे जाओगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला के 5, 10, 15, 20, 25 पे आने वाला मैंने लेटर निकाल लिए। 5वें नंबर पर आता है ई, 10वें नंबर पर आता है जे, 15वें नंबर पर आता है ओ, उसके बाद 20वें नंबर पर आता है टी और 25वें नंबर पर आता है वाई, और इनको अलग से लिख देते हैं। तो ये क्या बना, ई जे ओ टी वाई, क्या बन गया ये। अगर इसको भी हटा दो ई को, तो क्या बन गया, ज्योति बन गया, जे ओ टी वाई ज्योति। ठीक है, अब ये जे वाई ओ टी वाई ऐसे मत करना, बस आप तो यहाँ समझो ज्योति। ठीक है, और ये ई, तो ई ज्योति क्या बन गया, ये इजोटी। हम इसको ए पढ़ेंगे, अगर आप ऐसे भूल जाओ इजोटी, ए ज्योति, ए ज्योति, क्या पढ़ोगे, ए ज्योति। ठीक है, तो ई कितने नंबर पर आ रहा है, 5 नंबर पर। जे कितने नंबर पर आ रहा है, 10 नंबर पर। ओ कितने नंबर पर आ रहा है, 15 नंबर पर। टी कितने पर आ रहा है, 20 नंबर पर। और वाई कितने पर आ रहा है, 25 नंबर पर। हमने ऐसा ही क्यों निकाला, क्योंकि इनमें 5-5 का गैप था, इसलिए इजीली याद हो गया हमें। क्या हो गया, इजोटी, ई जे ओ टी वाई, इजोटी। क्या बोलेंगे इसको, इजोटी, या फिर क्या बोल दीजिए इसको, ए ज्योति। अब आपने जब ये 5 लेटर याद कर लेना, तो इन 5 लेटर्स का कमाल देखिए। क्या अगर मैं पूछूं आपको भैया एफ कितने पर आएगा, तो आपको ए बी सी डी पता है, आपको ए बी सी डी पता है, तो आप कहेंगे सर ए बी सी डी ई एफ होता है, तो ई 5वें पर आता है, तो एफ 6ठे पर आ जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल सही है। मैंने बोला आई कितने पर आएगा, तो आप कहेंगे सर आई जे के होता है, जे 10 पर आता है, तो आई 9 पर आ जाएगा। मैंने बोला ये भी बात ठीक है। मैंने बोला के कितने पर आएगा, तो आप लोग कहेंगे सर आई जे के, तो जे 10 पर आता है, तो के 11 पर आएगा। जैसे तो यहाँ से कंसेप्ट ये निकल कर आया कि अगर आपको जे पता है, इजोटी से जे पता है ना, तो आप उसके एक पहले का और एक बाद का निकाल सकते हैं। अगर आपको ओ पता है, ओ 15 पर आता है,
तो क्या होता है MNO। तो एक पहले का और एक बाद का आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे आपको T पता है, T 20 पर आता है, तो RST होता है, तो STU। तो T 20 पर आता है तो S 19 पर और U 21 पर। ये आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। यानी इन 5 को याद करने से आपको 15 लेटर्स याद हो चुके हैं, चाहे आप माने या ना माने। ठीक है, ये 15 लेटर्स आपको याद हो चुके हैं अगर आपने किसको याद कर लिया, ज्योति को याद कर लिया। और ज्योति को तो आप याद कर ही लेंगे, क्या ज्योति। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब कुछ एक लेटर्स और हैं जिन्हें मैं आपको यहाँ पे याद करवा देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा, ये ज्योति तो आप याद कर ही लेंगे, मैंने लिखा H। अब आप कुछ कंडीशंस रिमाइंड करना माइंड में। जब आप स्टेशन पे जाते हो तो स्टेशन पे आपने इस तरीके से देखा होगा, ये जो घड़ी रहती है ना डिजिटल 8, तो वहाँ पर ऐसा इस तरीके से घड़ी रहती है। ये थोड़ी सी घूमी हुई, ये इस तरीके से बनी हुई होती है। तो ये 8 ही बना हुआ है। अब देखिए H को 8 बनाने के लिए मुझे एक यहाँ लगाना पड़ेगा, एक यहाँ लगाना पड़ेगा, जिसमें H 8 बन गया। तो आप H से 8 बना सकते हैं। H से 8 बन रहा है, बिल्कुल H से आपका 8 बन जाएगा। तो H से डिजिटल 8, H से 8 समझ जाना। ठीक है, H के बाद में आते हैं हम K पे। अब IPL में एक टीम खेलती है, कौन सी खेलती है? किंग्स। किसकी टीम है? प्रीति जिंटा की। किंग्स 11। तो देखिए के कितने पर आ रहा है? 11 पर आ रहा है। सीख गए? ठीक है। एल 12 बोले, TWELVE 12। तो 12 में क्या एल का साउंड आ रहा है क्या? 12 में एल का साउंड आ रहा है। तो एल का साउंड आ रहा है, यानी एल कितने पर है? 12 पर, 12 पर। ठीक है। एम को देखिए, एम क्या 3 के जैसा ही है क्या? अगर आप एम को इस तरीके से घुमा दो तो क्या 3 नज़र आ रहा है? 3 नज़र आ रहा है ना। अब इसको ऐसे घुमा दो, 3 नज़र आ रहा है। तो देखिए 3 पे तो सी आता है, तो ये कितने पर है? 13 पर है। क्लियर है? ठीक है, ये एम हो गया। इसके बाद में हम लोग निकालते हैं यू और वी। यू इसको क्या पढ़ोगे? यू, और वी को पढ़ोगे वा। और युवा कितने साल का होता है? युवा होता है भैया 21 और 22 साल वाला। युवा कितने साल वाला होता है? 21 और 22 साल वाला। तो यहाँ से यू और वी से आपको युवा याद हो गया, 21-22 साल वाला। ठीक है, इस तरीके से। अब आप एक चीज़ बताइए, डब्ल्यू को अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो क्या ये भी 3 बन जाएगा? ठीक है। अब 3 पे तो सी आता है, 13 पे एम आता है, तो 23 पर क्या आ जाएगा? 23 पर आपका डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इनको याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैंने एक और लिखा, ये जी लिखा। ठीक है, जी ऐसे लिखते हैं। अब जी लिखा तो जी की शेप देखिए, जी की शेप इस तरीके से है, ये है। अब मैं थोड़ा इसको और बड़ा बना देता हूँ, बड़ा बनाऊंगा तो आपको क्लियर होगा। ये मैंने जी लिखा। वैसे इसका एक और कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी इसको देखिए, ये बना दिया जी। अब क्या आपको ये 7 नज़र आ रहा है? क्या 7 नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, G7 कंट्री। G7 कंट्रीज होती है। ठीक है, G7 हो गया। अब क्यू देखिए, क्यू ऐसे लिखते हो, ना। तो क्यू में आप लोग ये देखिए, थोड़ा बड़ा क्यू बनाते हैं। क्यू में ये क्यू है, तो क्यू में अगर मैं एक डंडा आगे लगा दूं और ये यहाँ पे लगा दूं, तो क्या ये आपको 17 बनता हुआ नज़र आ रहा है? तो क्यू 17 पे आ रहा है। ठीक है, जी 7 पे आ रहा है, क्यू कितने पर आ रहा है? क्यू 17 पर आ रहा है। तो समझ गए चीज़? ठीक है, क्या समझे? कि भैया एच जो है 8 पर आता है, के किससे? किंग्स 11 से निकाल दिया, 12 से एल हो गया, एम 3 की शेप है, 13 पे युवा 21-22 साल वाले युवा होते हैं, है ना। डब्ल्यू 23 पर, जी 7 पर, क्यू G7 कंट्री का समूह होता है, वैसे भी 7 बना रहा है, क्यू 17 बना रहा है, इसलिए आ जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो इस तरीके से बाकी आपने क्या पढ़ा है? इजोटी तो पढ़ा ही है। इजोटी से कैसे निकाल लोगे? इजोटी से 5, 10, 15, 20 और 25।
ये इजोटी से निकाल लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली इनको कर सकते हैं। अब मेरे आपसे कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 13वां बताइए। अब आपको पता है कि बाएं से 13वें में अब आपको ABCDEFG ऐसे नहीं करना पड़ेगा। बाएं से 13वां यानी M डायरेक्ट लिखोगे, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से आपसे कोई 14वां पूछे तो आपको 13वां पता है, 13वें पे कौन है, M है, तो 14वें पे क्या आ जाएगा, N आ जाएगा आराम से। कोई पूछे 15वां तो इजोटी से 15वां क्या बता दोगे, O बता दोगे। कोई पूछे R कितने पर आएगा, R कितने पर आएगा, तो आपको इजोटी से O पता है, इजोटी से O पता है, तो O के बाद में P Q R, और Q जब आपको पता है Q 17 पर आता है तो Q के बाद R आता है, R कितने पर आ जाएगा, 18 पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। मतलब आपको ABCD वहाँ पर पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था, कुछ साल पहले कुछ लोग ऐसे लिखते थे, जो जब मैं पहली बार पेपर देने गया था तो मैंने भी ऐसे किया था। पेपर में जब ABCD के क्वेश्चन आए तो पेपर के पीछे सबसे पहले ABCD लिख ली, उसके बाद फिर सोल्व करने बैठे कि नहीं यार ऐसा नहीं करना है, आपको ABCD तो लिखनी ही नहीं है, ठीक है। सब कुछ माइंड में चलना चाहिए, आपको डायरेक्ट आना चाहिए। आ गया भैया, ठीक है। इस तरीके से आपको ये डायरेक्ट निकाल लेंगे हम लोग बाएं से कोई सा भी अक्षर। और बाएं से का मतलब इस बार क्या है, ए से काउंटिंग करनी हो। जब हम ए से काउंटिंग कर रहे हैं तो ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स कहाँ अप्लाई होगी, नोट करने वाली बात है। ये शॉर्ट ट्रिक्स जो अप्लाई होगी वो ए से काउंटिंग करने से होगी। ए से जब काउंटिंग करेंगे, ए चाहे बाईं साइड पर आए या दाएं साइड पर आए, ए से काउंटिंग करने पर ही लगेगी, ऐसे काउंटिंग करने पर ही ये ट्रिक लगेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब पहला चीज़ देखना, यहाँ पे क्या दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 14वां अक्षर क्या होगा। तो बाएं से 14वां अक्षर, बाएं से का मतलब ये अंग्रेजी वर्णमाला का ये वाला हिस्सा। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कोई परिवर्तन किया क्या, नहीं किया, यानी ए यहीं पर आएगा। अब यहाँ से 14वां गिनेंगे तो ABCDEF GHIJKLM और ये N आपका आंसर है, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि ABCD लिख के कीजिए, ये बेसिक तरीका है। और ट्रिकी अप्रोच क्या बोलती है, ट्रिकी अप्रोच बोलती है कि इजोटी से EJOTY से O15 पर आता है ना, तो O जो है वो 15 पर आता है, तो ये M के बाद में NOP, तो O 15 पर आता है, तो 14 पे कौन होगा, N होगा, यानी आपका आंसर डायरेक्ट आ चुका है बिना पेन चलाए। तो ये आपको यूज करनी है ट्रिक। समझ में आ गई बात। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको इजोटी से क्या पता है, EJOTY, ये वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। इजोटी से आपको टी पता है, टी कितने पर आता है, 20 पर आता है। और वैसे भी टी 20 पर आता है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है आपको तो पता है युवा, UV, ये वाला कंसेप्ट पता है ना, युवा, U 21 पर आता है, V 22 पर आता है, तो ये आपका आंसर है डायरेक्ट, युवा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख जाए तो बताइए दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला हमारे पास इस तरीके से होती है, ABC डैश 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 करके XYZ। अब इसको किस क्रम में लिख दिया, इसको उल्टे क्रम में लिखा। इसको उल्टे क्रम में जब लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका पास Z Y X और यहाँ पे हो जाएगा ABC, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को बताइए दोनों ही परिस्थितियों में अंग्रेजी वर्णमाला का बायां तो यही रहेगा और यहाँ पर भी ये अंग्रेजी वर्णमाला का दायां ही रहेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में लिखने पर दायां बायां चेंज हो जाएगा। आपने अगर उल्टी शर्ट पहन ली, इसका मतलब ये नहीं है आपका दायां हाथ बायां हो गया और बायां हाथ दायां हाथ हो गया, ठीक है ना। सिर्फ इसका मतलब इतना सा ही है कि आप बेवकूफ़ हैं, आपने उल्टी शर्ट पहन ली, ठीक है। अब यहाँ समझिए क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा
उल्टा, उल्टा का मतलब क्या है, उल्टे क्रम में लिख दिया, ठीक है। उल्टे क्रम में लिखने से हो गया क्या, कुछ भी नहीं हुआ, बाएं स्थान पर जो पहले ए आ रहा था अब जेड आने लग गया, इतना सा फर्क हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा था आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से चलने का मतलब आप कभी भी दिमाग में यह ना रखें कि मुझे ए से ही चलना है। अब इस बार देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बताइए दाएं से 13वां। अब ये दाएं से, यहाँ से दाएं से 13वां, दाएं से 13वां निकालना है मेरे को। अब देखिए दाएं से 13वां निकालने के लिए अभी आप कहेंगे सर देखिए जो आपने शॉर्ट ट्रिक्स बताई है ना, ये तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से निकालने के लिए बताइए। देखो अभी अभी आपने कहा था कि ये शॉर्ट ट्रिक्स किसके लिए है, बाएं से कोई भी अक्षर निकालना। बाएं से कोई भी अक्षर निकालने का मेरा मतलब ये था, यहाँ मैंने ब्रैकेट में भी लिखा था ए से काउंटिंग करनी है। ए चाहे बाईं साइड पर आए चाहे दाईं साइड पर आए, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए अब क्वेश्चन को, अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं से निकालने के लिए बोला है। अब इस बार दाएं सिरे पे कौन है, ए से है, ए से है ना। तो जब भी आप ए से काउंट करोगे तो जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई है वो काम करेगी, ठीक है। जब भी आप ए से काउंट करोगे, अब ए चाहे बाएं सिरे पर आ रहा हो चाहे दाएं सिरे पर आ रहा हो, किधर भी आ रहा हो, ए किस सिरे पर आ रहा है, दाएं सिरे पर आ रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। काउंटिंग आप ए से कर रहे हो या जेड से कर रहे हो। आप कहेंगे सर मैं तो ए से ही काउंटिंग कर रहा हूँ। तब ए से काउंटिंग कर रहे हो तो जब 13वां बोलोगे ना, ए बी सी डी ई एफ जी, तो आप 13वें लेटर पर पहुँच जाओगे। 13वां क्या मिलेगा, आपने शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी थी एम उल्टा 3, ये 13। इस तरीके से ये आपको याद कर लेना है। यानी जब भी आपको जैसे मैं पूछूं कि दाएं से, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को, जैसे यही सिस्टम है, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा है तो दाएं से 15वां बताइए। तो 15वां क्या होगा, इजोटी से आपने क्या पढ़ा है 15वें पे, भाई इजोटी से 15वें नंबर पे कौन आता है, ई जे ओ आता है, तो ओ आपका आंसर होगा। अगर मैं पूछूं 22वें पे कौन आएगा तो आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे सर युवा से यू 21 पर आता है, वी 22 पर आता है, तो आंसर क्या आएगा, वी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग अभी काउंटिंग जो कर रहे हैं वो ए से कर रहे हैं और ए इस बार दाईं साइड पर है, ठीक है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा ए कहाँ है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि हम काउंटिंग ए से कर रहे हैं या जेड से कर रहे हैं। ए से काउंटिंग करोगे तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चौथा क्वेश्चन। अब क्या है, अब ये बोला है अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं से कोई भी अक्षर याद करना। अभी तो हमने अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से पूछा था, अब दाएं से कोई अक्षर निकालना देख लेते हैं। जैसे दाएं से कोई अक्षर निकालना है, ये अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है, अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे तो ए इस साइड पर आएगा और जेड इस साइड पर आएगा। अब हमसे क्या बोला, ये अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा पार्ट है, ये अंग्रेजी वर्णमाला का बायां हिस्सा है और ये अंग्रेजी वर्णमाला का दायां हिस्सा है। अब हमसे ये कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, यानी यहाँ से चलना है। अब यहाँ से चलना है तो एक चीज़ ध्यान रखना, इधर तो कहाँ जाओगे, इधर तो जाओगे नहीं, जाना तो सिर्फ इधर ही पड़ेगा आपको। तो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से कोई अक्षर ज्ञात करने के लिए, अब दाएं से कौन सा अक्षर ज्ञात करना है, दाएं से 7वां ज्ञात करना है। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। अब एक चीज़ समझना कि जब आपसे ए से पूछा जाता था, जब आप ए से काउंटिंग करते थे तब तो आप क्या कर लेते थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके निकाल लेते थे, है ना, क्योंकि आपको ए बी सी डी सीधी पता थी। अब आपको उल्टी ए बी सी डी पता हो, या तो आपको ऐसे पता हो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू, है ना, इस तरीके से अगर आपको पता हो तो आप ऐसे भी बोल लेंगे, बोल के हो जाएगा। और अगर आपको उल्टी ए बी सी डी नहीं पता तो फिर आपको ए बी सी डी जैसे मैंने लिखी ना अभी, ऐसे ए बी सी डी लिखनी पड़ेगी और ऐसे ABCD लिख के करोगे। तो इसका भी समाधान है अपने पास कि ABCD नहीं लिखनी पड़े, लेकिन अभी ABCD जब लिखी है तो पहले इसको बेसिक तरीका देख लेते हैं। ये बेसिक तरीका है, क्या है कि हमें दाएं से चलना है, यानी जेड से चलेंगे, कौन सा चलना है, 7वां चलना है। तो जेड के पहले क्या रहा होगा, जेड के पहले UVWXYZ, तो Y रहा होगा, इसके पहले X रहा होगा, इसके पहले W रहा होगा, फिर V रहा होगा, फिर U रहा होगा, फिर ये T रहा होगा, TUVWXYZ। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, तो आंसर क्या आ गया, टी आंसर आ गया। तो भैया इस तरीके से आपको करना पड़ेगा अंग्रेजी वर्णमाला के। जब दाएं से काउंट करने का मतलब क्या है, दाएं से काउंट करने का मतलब जब जेड से काउंटिंग करनी है, जेड से जब गिनना है, जब जेड से गिनना होगा तो इस तरीके से गिना जाएगा। किस तरीके से, जैसे मैंने अभी गिना है,
चाहे जेड बाएं सिरे पर आ जाए चाहे जेड दाएं सिरे पर आ जाए, ठीक है, इसी तरीके से गिना जाएगा। क्यों ऐसा क्यों गिन रहे हैं? ऐसा इसलिए गिन रहे हैं क्योंकि हमें उल्टी ABCD नहीं पता। तो भैया इसमें टाइम वेस्ट होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा, ABCD लिखनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूँ कि जय नहीं, टाइम वेस्ट आपका नहीं कराएंगे। आ जाइए ट्रिकी अप्रोच पर। ट्रिकी अप्रोच क्या कहती है कि अंग्रेजी वर्णमाला का जब दाएं से अक्षर निकालना हो, किताबों में आपको ऐसे मिलेगा, अगर जब दाएं से अक्षर निकालना हो तो आप लोग क्या कर दीजिए, जो भी अक्षर निकालना हो 27 में से माइनस कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा आपसे कि भैया दाएं से नहीं, जब आपको काउंटिंग जेड से करनी है, जेड चाहे किसी भी सिरे पर आए, क्योंकि यहाँ पर समझना, अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में लिख दोगे तो ये जेड यहाँ आ जाएगा ना, जेड आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और जब आप फिर बाएं से जब काउंट करोगे तब भी जेड से काउंटिंग होगी, तो बाएं से काउंट करने पर भी फिर आपको 27 में से माइनस करना पड़ेगा। इसलिए एक ही कंसेप्ट सीखो। कंसेप्ट क्या है कि अगर काउंटिंग ए से चले तो समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन काउंटिंग जेड से करनी हो तो समस्या वाली बात है। समस्या वाली बात क्या है कि हमें जेड से डायरेक्ट ABCD पता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी निकालना है दाएं से उसे 27 में से माइनस करना पड़ेगा। तो 27 माइनस का 7 कर दो। जैसे यहाँ दाएं से 7वां निकालना है ना, तो 27 माइनस का 7 कर दिया, बचा कितना? 20वां। अब आपको बाएं से जो 20वां अक्षर पता है उसे लिख दो, बाएं से 20वां अक्षर लिख दो। बाएं से 20वां अक्षर क्या है? T है। यही आपका आंसर है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो ये एक स्टेप आपको बढ़ानी पड़ेगी 27 में से घटाना वाला। ठीक है, क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? अब दाएं से 10वां अक्षर निकालना है। दाएं से का मतलब क्या समझे? दाएं से का मतलब जेड से, ठीक है, जेड से निकालना है। समझ रहे हो ना जेड से क्यों आया? जेड से इसलिए आया, ये ए और ये जेड, ये ए का मतलब ये बायां और यहाँ पर क्या है? ये दायां है। तो दाएं से जब काउंटिंग करोगे तो इधर चलोगे, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? एक स्टेप बढ़ानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? 27 माइनस का 10 कितना बचा? 17वां बचा। तो अब क्या करो, ये बाएं से जो 17वां आपको पता है ना, 17वां क्या पता है? क्यों पता है, तो क्यों ही आपका आंसर है, क्यों ही आपका आंसर है। ठीक है, ये जो आया ना, जैसे 27 में से घटाने के बाद आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा ये बाएं से लिख दो, ये बाएं से हो जाएगा और बाएं से आपको निकालना आता है। ठीक है, अब यहाँ लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं से 16वां, तो दाएं से 16वां निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं से 16वां अक्षर निकालने के लिए, अब दाएं का मतलब तो समझ ही गई, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी दाएं साइड पर जेड है। तो जब जेड से काउंटिंग करनी है, तो 27 माइनस के 16 बराबर कितना आया? 11। अब ये जो 11वां आया ना, ये कहाँ से आया है? बाएं से। और बाएं से 11वां आपको पता है क्या? बाएं से 11वां कौन सा है? किंग्स 11 पंजाब। तो यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला, ये अंग्रेजी वर्णमाला है, ये ए इधर है, जेड इधर है, लेकिन इसने ये बोला कि इसको कैसे लिखना है? उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो चलिए इस अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख देते हैं। जब आप इसको उल्टे क्रम में लिख दोगे तो जेड यहाँ पर आ जाएगा और ए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बायां है और ये दायां है। बायां दायां कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, बायां दायां तो जो है वही रहेगा। ठीक है, चाहे आप अंग्रेजी वर्णमाला को किसी भी क्रम में बदलें। अब हमसे क्या पूछा है? अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 13वां पूछा है। तो भैया बाएं से, बायां सिरा तो ये है, यहाँ से 13वां, तो आप इधर ही जाओगे। बाएं से 13वां पूछा है, यानी किससे पूछा है? जेड से पूछा है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि चाहे बाएं से पूछे चाहे दाएं से पूछे, अगर काउंटिंग जेड से होगी तो 27 में से माइनस किया जाएगा। 27 में से आप 13 घटा दीजिए, 27 में 13 घटाए तो कितना है? 14। तो 14वें पे क्या आता है? 14वें पे आता है एन। एन ही आपका क्या है? आंसर है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर कुछ एक कंसेप्ट हैं। कंसेप्ट क्या दे रखा है? किसी अक्षर के बाएं चलना, किसी अक्षर के,
अभी तक तो क्या था, हम लोग जो चल रहे थे, यहाँ प्रश्न समझना, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं चलते थे। किसके चलते थे? अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं चलते थे, दाएं चलते थे। अब हम यहाँ पे किसी अक्षर के बाएं दाएं चलेंगे। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैं आपका पूरा ध्यान चाहता हूँ यहाँ पर कि आप लोग पूरा ध्यान बना के रखें यहाँ पर, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने निकल के आ रहा है। किसी भी अक्षर के, किसी भी व्यक्ति के, किसी वस्तु के अगर बाएं चलने की बात करें, जैसे वो अक्षर, वो व्यक्ति या वो वस्तु वो यहाँ पर है, तो आप वो व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति आप है, तो ये आप मान लीजिए, ये आप है। तो आपका ये क्या सीधा हाथ है क्या? आप अभी जिस तरीके से बैठे ना उसी तरीके से बताना, क्या ये आपका सीधा हाथ है? आप बोलोगे सर ये राइट हैंड है। और ये कौन सा हाथ है? लेफ्ट हैंड है। तो इस व्यक्ति के अगर मैं सीधे हाथ की तरफ चलने की बोलूँ तो आप इस दिशा में बढ़ोगे, उल्टे हाथ की तरफ चलने की बोलूँ तो आप इस दिशा में बढ़ोगे। सीधे हाथ की तरफ चलने का मतलब दायां चलना होता है, और उल्टे हाथ की तरफ चलने का मतलब बायां चलना होता है। समझ गए बात को? इस तरीके से ये है कंसेप्ट, ठीक है। तो अभी इसमें क्या बोला था? किसी अक्षर के बाएं चलना। तो बाएं चलने का मतलब आप क्या करेंगे? बाएं चलने का मतलब आप चलेंगे उल्टे हाथ की तरफ, किसी भी अक्षर के, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये अक्षर यहाँ पर है, कोई सा भी मान लेते हैं, ये अक्षर यहाँ पर है, व्यक्ति है, वस्तु है, कोई भी है, इसके दाएं चलना है। तो आपका सीधा हाथ किधर होता है? इधर होता है। तो दाएं चलने का मतलब इस साइड पर चलना है, किसी भी अक्षर के। ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, ये दोनों चीज़ें एक है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें एक जैसी है। अब मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिया है, क्यों लिखा है? ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाए। अंग्रेज यहाँ क्या है? किसी अक्षर के, यहाँ क्या है? वर्णमाला के, दोनों चीज़ें अलग अलग है। वर्णमाला के बाएं चलने का मतलब होता है, वर्णमाला के बाएं चलने का मतलब क्या समझते हो आप? इस तरीके से जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से चलने का मतलब क्या समझते हो? दाएं से चलने का मतलब समझते हो राइट टू लेफ्ट जाना है, राइट टू लेफ्ट जाना है। समझ गए? अब आप दोनों चीज़ों को कंपेयर करो, आपको कन्फ्यूजन समझ में आएगा। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से चलने का मतलब आप चल रहे हो इस डायरेक्शन में, ये तीर का चिन्ह नज़र आ रहा है, और ऊपर का ही पढ़िए, किसी अक्षर के बाएं चलने का मतलब बाएं चल रहे हो आप इस डायरेक्शन में, दोनों तीर के चिन्ह अलग अलग दिशा में है, तो ये यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। तो इस चीज़ को आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि अगर अक्षर की बात करें किसी अक्षर के, तो बाएं चलने का मतलब अपने उल्टे सीधे हाथ की तरफ आपको देख लेना है, ठीक है। बाएं चलने का मतलब आपके उल्टे हाथ की तरफ चलोगे, और दाएं चलने का मतलब आपके सीधे हाथ की तरफ आप लोग चल जाओगे। लेकिन वो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से चलने की बोले तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से जब चलोगे तो बाएं से लेफ़्ट टू राइट चलोगे, और अंग्रेजी वर्णमाला के जब दाएं चलोगे तो राइट टू लेफ़्ट चलोगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, विशेष तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए इसको, क्योंकि आगे अब क्वेश्चन में ये कंसेप्ट यूज होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें अक्षर के दाएं को 5वां अक्षर कौन सा होगा? पहले तो मैं आपको इसको बेसिक से बता देता हूँ, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स से समझ लेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, अब बाएं से का मतलब बायां पार्ट तो ये होता है, ठीक है। अब बाएं से कौन सा चलना है? बाएं से मेरे को चलना है 10वां, मान लेते हैं ये 10वां है, ये 10वां। अब अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें अक्षर के कहाँ चलना है? 10वें अक्षर के दाएं को चलना है। अब यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला से चलने की बात नहीं हो रही, अक्षर के चलना है ना, ये अक्षर हो गया। इस अक्षर के अगर क्या चलना है? दाएं को चलना है। दाएं को चलने का मतलब राइट हैंड की तरफ चलना है। तो राइट हैंड की तरफ कितना चलना है? 5 स्थान और, 1 2 3 4 5। तो 10 के बाद में क्या आ जाएगा? 11 12 13 14 15, 15वां आ जाएगा, यानी ये 15वां है, ठीक है। तो बाएं से आप कहाँ से पहुँचे? बाएं से 15वें पर पहुँचे, बाएं से 15वां हो गया। अब आप मेरे को बताइए, बाएं साइड पर इस वक्त कौन है? इस वक्त जो बैठा हुआ है वो ए बैठा हुआ है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया। तो बाएं से का मतलब ए से 15वां, ए से 15वां हो गया ना।
और ए से 15वां निकालना नहीं आता क्या? ए से तो काउंटिंग करनी, शॉर्ट ट्रिक से अप्लाई है, इजोटी से ओ हो जाएगा, इजोटी से क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। सीख गए? ठीक है। अब देखिए ट्रिकी अप्रोच पे आ जाइए। ट्रिकी अप्रोच क्या कहती है? ट्रिकी अप्रोच ये कहती है कि आपको इस तरीके से दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के एक तो दे रखा है बायां चलना है, और साथ में क्या दे रखा है? बाएं से जो अक्षर मिलेगा उसके क्या चलना है? दायां चलना है। तो जब दोनों चीज़ें अलग अलग हो तो आप लोग क्या करें? इन्हें जोड़ दें। जैसे बाएं से 10 चलना था, प्लस के दाएं को 5 चलना था, तो 10 + 5 बराबर कितना हो गया? मेरे को 15वां चलना है, ये 15वां चलना है। लेकिन अभी समस्या ये इस बात की है कि 15वां चलना कहाँ से है? तो आप पहली लाइन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से। तो ये जो 15वां आया ना, ये आया है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 15वां। अगर यहाँ पे लिखा रहता अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, तो ये जो 15वां आता वो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से आता। तो एक चीज़ को आपको ये समझनी है कि अगर यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दे रखी है, जैसे बायां दायां दे रखा है, तो जोड़ देंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब आपके दिमाग में और आ रहा होगा कि सर जैसे दायां बायां आ जाए या दायां दायां या बायां बायां आ जाए तो क्या करेंगे? बस सब चीज़ें मैं समझाऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन समझ लीजिए। अभी ये समझ में आ गया आप लोगों को? बेसिक तरीके नहीं यूज करने हैं, आपको ट्रिकी अप्रोच यूज करनी है, बस सिंपल। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 18वें अक्षर के बाएं को 13वां अक्षर क्या होगा? पहले तो बेसिक से देख लेते हैं। बेसिक क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, बायां पार्ट ये है, इससे 18वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18वें अक्षर के इस अक्षर के बाएं को चलना है। बाएं को चलने का मतलब उल्टे हाथ की तरफ, उल्टा हाथ तो इधर चलेगा। तो बाएं को कौन सा अक्षर? 13वां अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, इस वाले अक्षर की बात करी जा रही है कि ये अक्षर कौन सा होगा, ये अक्षर कौन सा होगा। कुल मिला के वापिस आ गए। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर मैं ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, तो ये सी, डी और ई हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? ई अपना आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं सिरे पर इस वक्त ए बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अंग्रेजी वर्णमाला लिखने का कंसेप्ट हो गया। अब ट्रिकी अप्रोच क्या बोलती है? ट्रिकी अप्रोच समझना। ट्रिकी अप्रोच ये कहती है कि आपको कहाँ जाना है? अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से चलना है और बाएं को ही जाना है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से चलना है और बाएं को ही जाना है। अगर दोनों चीज़ें सेम हो तो माइनस कर दें, दोनों चीज़ें अलग अलग हो तो प्लस कर दें, और दोनों चीज़ें सेम हो तो माइनस कर दें। तो 18 - 13 बराबर क्या बचा? 5वां। अब ये पाँचवा अक्षर निकालना है, या तो बाएं से या दाएं से। तो ये पता कहाँ से लगेगा? इस लाइन से, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से। तो ये जो 5वां निकालना है ना, बाएं से निकालना है। बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 5वां, बाएं से का मतलब ए से, और ए से 5वां क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तरीका ही आपको यूज करना है, ये वाला तरीका आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 10वें अक्षर के बाएं को 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, ये अंग्रेजी वर्णमाला का ये वाला जो पोर्शन है वो बायां है, और ये वाला जो पोर्शन लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन दायां लिखा हुआ है, दायां। तो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 10वां अक्षर, ये पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां। इस 10वें अक्षर के हमें दाएं जाना है या बाएं जाना है? बाएं जाने की बोला भैया, बाएं जाने की बोला, तो बाएं जाने का मतलब अपने उल्टे हाथ की तरफ जाओ। बाएं को 7वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें अक्षर पे जाना है। तो 10 तक तो यहाँ आए थे आप, 10वें के बाद में 7वां और जाओगे, तो दाएं से टोटल कितने गए? 10 + 7 बराबर 17वां। यानी आपको दाएं से 17वां अक्षर देखना है। अब देखिए, दाईं साइड पर कौन है, डिपेंड ये करेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा। अगर दाईं साइड पर ए हो और जेड हो, अगर दाईं साइड पर ए होता तो डायरेक्ट क्यू आंसर आ जाता, डायरेक्ट क्यू आंसर आ चुका होता।
लेकिन अभी दाईं साइड पर क्या है, ए नहीं है। क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से। तो अगर दाएं से देखा है तो अभी दाईं साइड पर कौन है, जेड है। और जब दाईं साइड पर जेड है तो आपको पता है जेड से काउंटिंग करने के लिए क्या करते हैं, जेड से काउंटिंग करने के लिए 27 माइनस का 17 करेंगे। और 27 माइनस का 17 करोगे तो बचेगा कितना, 10 बचेगा। 10वें नंबर पे कौन आता है, 10वें नंबर पर जे आता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। जब आप इसको यहाँ से गिनोगे ना तो आपका भी जे ही मिलेगा। क्लियर, समझ में आ गया। 27 माइनस का 17, ये एक स्टेप बढ़ानी पड़ेगी जब हम जेड से काउंटिंग करेंगे तो। क्लियर है। अब इसकी मैं थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी। ट्रिकी अप्रोच ये है कि मुझे क्या करना है, यहाँ दायां दे रखा है और इधर बायां दे रखा है, दायां और बायां। तो दायां और बायां क्या होता है, दायां और बायां जब अलग अलग हो तो प्लस हो जाता है। तो 10 + 7 = 17वां निकालना है। लेकिन ये 17वां कहाँ से है, दाएं से है। ये 17वां जो दे रखा है दाएं से दे रखा है। दाएं से 17वां निकालने के लिए क्या करोगे, 27 माइनस के 17 = 10। और 10 पे क्या आ जाएगा, जे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर ये बाएं से 17वां होता तो क्यों आ जाता, लेकिन बाएं से 17वां नहीं है, दाएं से है, इस वजह से। आगे बढ़े। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 12वें अक्षर के दाएं को, अब मैं डायरेक्ट बता देता हूँ या फिर उसको भी वैसे बताएं, चलो ठीक है वैसे बताते हैं। दाएं से, ये दायां पार्ट, इसका 12वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12वां अक्षर। इस 12वें अक्षर के दाएं को चलोगे यानी सीधे हाथ की तरफ चलोगे, दाएं को 5वां अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अक्षर। ये 5वां अक्षर क्या होगा ये आपको देखना है। तो आप लोग क्या करें, देखिए 12 गए, 12 जाने के बाद वापस आ गए, 12 जाने के बाद वापस आ गए। तो 12 जाने के बाद कितने स्थान वापस आए, 12 के बाद वापस 11वां, 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, यानी कौन सा है, दाएं से 7वां। दाएं से 7वां अक्षर निकालना है। अब मैं इसको अपनी ट्रिक से बता देता हूँ। ट्रिक से क्या आएगा, ट्रिक क्या बोलती है, देखिए यहाँ दायां दे रखा है और यहाँ भी दायां दे रखा है, दोनों चीज़ें सेम है क्या, इधर भी क्या दे रखा है, दायां, और इधर भी क्या दे रखा है, दायां। अगर दोनों चीज़ें सेम हो तो करना क्या है, माइनस कर देना है। 12 माइनस के 5 बराबर कितना बचा, 7वां बचा। लेकिन ये 7वां अक्षर बाएं से है कि दाएं से है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 7वां है, यानी 7वां कहाँ से है, दाएं से है। अब दाएं से 7वां है तो आपको एक चीज़ और चेक करनी है कि दाएं स्थान पर ए बैठा हुआ है या जेड बैठा हुआ है। अगर ए बैठा होगा तो दाएं से 7वां जो होगा वो जी हो जाएगा। लेकिन हमारी कंडीशन में ए नहीं है, अभी दाएं कंडीशन पे कौन है, जेड है। तो जब जब जेड से काउंटिंग करेगी तो क्या करेंगे, 27 माइनस का 7 करेंगे। 27 माइनस का 7 बराबर कितना हो जाएगा, 20वां, यानी 20वां लिखना है। 20वें पे कौन आता है, टी आता है इजोठी से। तो यही आपका आंसर है। और ये 20वां, मेरी बात सुनिए, अगर किसी के दिमाग में आ रहा सर ये 20वां दाएं से गिनेंगे क्या, नहीं यार, ये जो 20वां जो आप गिन रहे हो ना, जैसे 27 में से 7 घटा दिया आपने, आपको गिनना था 7वां दाएं से। तो 7वां दाएं से गिनने का मतलब 27 में 7 घटा के 20 जो आया ना, तो ये 20 जो आया है ये बाएं से आया है। यानी कहने का मतलब ये है कि दाएं से 7वां चलिए या बाएं से 20वां चलिए, बात बराबर है। बाएं से 20वां चल लीजिए या दाएं से 7वां चल लीजिए। इसलिए मैंने 27 में 7 कर दिया, 20 आ गया। 20 यानी बाएं से 20वां क्या, आपको पता है, टी आंसर। शॉर्ट ट्रिक से अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। अब इस कंसेप्ट को यहाँ इस टेबल के अंदर समझ लेते हैं। क्या कंसेप्ट है, वो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला, यहाँ तो दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला का बायां और ये किसी भी अक्षर का बायां। अगर दोनों क्वेश्चन में यूँ दे रखा हो, दोनों चीज़ें सेम सेम हो तो माइनस करते हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग हो तो प्लस करते हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग है और दोनों चीज़ें सेम है तो माइनस हो गया। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से। अब अंग्रेजी वर्णमाला का थोड़ा सा मैं एक और कंसेप्ट आपको सिखा दूं कि ये जो अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है ना दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने होते हैं, टोटल 26 अक्षर होते हैं। टोटल 26 अक्षर होते हैं। अगर मैं इस अंग्रेजी वर्णमाला के 2 हिस्से कर दूं, जैसे इस अंग्रेजी वर्णमाला के 2 हिस्से कर दूं, तो ये पहला वाला पार्ट देखिए, ये पहला पार्ट, तो ये पहले 13 हो जाएंगे भाई। 2 हिस्से करोगे तो 13 में कन्वर्ट होगा, 13 26 हो गया। तो पहले 13, ये पहले 13 ये ए से लेकर एम तक हो जाएंगे। और जो दूसरे जो 13 होंगे, ये जो दूसरे 13 होंगे, ये जो दूसरे 13 होंगे
ये हो जाएंगे एन से लेकर के जेड तक के हो जाएंगे। ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। पहले पार्ट में कितने आ गए? 13 आ चुके हैं। दूसरे पार्ट में कितने आ गए? 13 आ चुके हैं। तो 1 से लेकर 13 तक, ये 14 से लेकर 26 तक। तो ये जो पहला पार्ट होगा इसको बोलेंगे हम प्रथम अर्धांश। अर्धांश का मतलब आधा अंश, अंग्रेजी वर्णमाला का आधा अंश, या इसको बोलोगे पूर्वार्ध, ठीक है। और जो आखिरी वाला मतलब एन से लेकर जो जेड तक का होगा इसको बोलेंगे हम द्वितीय अर्धांश, या इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं उत्तरार्ध। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम में बहुत सी बार क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के या तो उल्टे क्रम में लिखाता है या प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा देता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी किसी रेयर केस में बन जाते हैं, तो उसके लिए अपन इस कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समझिए क्या लिखा हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम व द्वितीय अर्धांश आपस में बदल जाए। तो अंग्रेजी वर्णमाला को हम अब अर्धांशों के क्रम में लिखेंगे। ये पहला अर्धांश है और ये दूसरा अर्धांश है। पहले अर्धांश में ए से लेकर क्या कहाँ तक होता है? एम से एम तक होता है। दूसरे अर्धांश में कहाँ तक होता है? एन से लेकर जेड तक होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम व द्वितीय अर्धांश आपस में बदल जाएं। आपस में बदलने का मतलब ये इस जगह पे आ जाए और ये इस वाली जगह पर आ जाए। तो जब ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब ऐसा हो जाएगा तो ये यहाँ उठ के आ जाएगा, यानी ये एन जेड आ गया और यहाँ पर क्या आ गया? ए एम आ गया। बदल जाए तो बताइए बाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा? अब बायां दायां कभी भी चेंज नहीं होता है, बायां तो यही रहेगा और ये दायां रहेगा। अब हमसे ये पूछा है कि बताइए बाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा, यानी इस एन से जब काउंटिंग करेंगे ना तो इस एन से काउंट करने पे आपको आठवां अक्षर कौन सा मिलेगा। तो देखिए इसको कैसे काउंट करोगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है, आठवां। तो यहाँ पर आठवें के बाद में ये 9, 10, 11, 12 और ये 13, ये 13। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये है भैया अपने पास आठवां। तो यहाँ पे देखिए जेड है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर एक्स रहा होगा, इसके पहले वी रहा, डब्ल्यू रहा होगा, इसके पहले वी रहा होगा और ये क्या आया होगा? यू आया होगा। तो आप ऐसे भी करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। हो जाएगा सोल्व? नहीं होगा? अरे हो जाएगा आसानी से। और आप ऐसे भी आगे बढ़ सकते थे। आठवें पे एन आया, एन के बाद में क्या आ जाएगा? ओ पी क्यू आर एस टी यू। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? यू आ जाएगा। तो ये प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश की आपको नॉलेज होनी चाहिए इस तरीके से। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक पूरा वीडियो आपने देखा है और आपको कैसा लगा है उसको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, ठीक है। और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। मैं पार्ट सेकंड जल्दी ही लेके आ रहा हूँ। एक आध दिन में आपको पार्ट सेकंड मिल जाएगा, जिसमें आपका हो सकता है शायद तक पूरा कंप्लीट हो जाए। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपसे ये नहीं कहता कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगती है, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें, ताकि अगर आप आपका भला करना है तो आपके दोस्तों का भी भला हो जाए, उन तक भी ये वीडियो पहुँच जाए, ठीक है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जैसे भी रहें, लेकिन पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। बाय बाय।